नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस और उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखा था। आज हम लोग देखेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यदि कोई दर्पण गोली दर्पण है तो उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यही आज हमें देखना है। ठीक है, तो समझ लीजिए, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा हो तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं R बराबर, ये दो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, R बराबर क्या होता है 2f। यह क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, R बराबर क्या होता है 2f, या f बराबर R/2 होता है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले मैं साबित करूंगा अवतल दर्पण के लिए, मैं साबित करूंगा अवतल दर्पण के लिए फॉर कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, सबसे पहले हम लोग उसको साबित करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक अवतल दर्पण लेना होगा। मैंने ये अवतल दर्पण लिया, ये ध्रुव हो गया दर्पण का, ये मैं मुख्य अक्ष बनाया, इसका ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक आपतित किरण लिया, जो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। यदि अभिलंब खींचना है तो वक्रता केंद्र को किसी बिंदु से मिला देंगे। ये इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, और ये जो दर्पण है M1 M2 है, इसको मैं D मान लेता हूँ। ये हम लोग साबित कर रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग साबित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि M1 M2 क्या है भाई, M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है। AB क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। BD क्या है, परावर्तित किरण है। F फोकस है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। P क्या है, ध्रुव है। और CB क्या है, अभिलंब है।
M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है। AB क्या है? आपतित किरण है। BD आप देख सकते हैं परावर्तित किरण है। F जो है वह फोकस है। C वक्रता केंद्र है। P ध्रुव है। CB अभिलंब है। ये आपने लिखा। अब देखिए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी तक आपने ये लिखा कि हमारे चित्र में कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हमने आपतित किरण लिया है AB ना, यह मुख्य अक्ष के समांतर लिया है, तो यह जो कोण है इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि AB समांतर है CP। AB समांतर है CP। आपतित किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। यहाँ पर लिख देंगे आपतित किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है ये। तो एक बात बताइए, यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, अर्थात ABC कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण इसके BCF के, कोण BCF के। समीकरण नंबर 1 माना। अब एक बात बताइए, यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा। क्यों? एंगल ABC बराबर होगा एंगल ये CBF के, CBF के। क्यों भाई, क्यों? ये बराबर है आपका एकांतर कोण होने के कारण। और यह क्यों बराबर है? ये परावर्तन के नियम से। और परावर्तन का क्या नियम है? परावर्तन का क्या नियम है भाई? कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 1 और 2 को देख लीजिए। बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो गया। ACF बराबर CBF, यानी कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भुजा बराबर होगी, ठीक है। अतः CF बराबर हो जाएगा FB। कारण क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण लिखेंगे आप। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, समझ लीजिए इसको। इस त्रिभुज में ले लीजिए BFC में यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो आप 9th में पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसके सामने की भुजा CF है, इसके सामने की भुजा FB है, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं समीकरण 4 मान लेता हूँ। एक बात और बताता हूँ, यदि B P के करीब हो, यदि B P के करीब हो यानी कि पास हो, तो क्या होगा? यदि B जैसे जैसे P के पास आएगा ना, तो FB का मान FP के बराबर हो जाएगा। तो FB का जो मान है वह FP के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 से देखिए भाई, हाई CF बराबर क्या है? FB। FB की वैल्यू अब क्या हो गई है? FP के बराबर हो गई है। एक बात जरा सोचिए, CP को मैं क्या लिख सकता हूँ? CP को मैं लिख सकता हूँ CF प्लस FP।
सी एफ प्लस एफ पी। तो सी एफ भी किसके बराबर है? एफ पी के। तो सी एफ के जगह पर मैं लिख देता हूँ एफ पी प्लस एफ पी, एफ पी 2 अब सी पी क्या है भाई? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र और फोकस की दूरी को किससे दिखाते हैं? एफ से। इसका मतलब हो गया यह 2 गुणा में इधर आ गया भाग में, एफ बराबर हो गया r/2। तो यह है किसी गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में संबंध। आप चाहेंगे तो इसी के आधार पर उत्तल दर्पण के लिए भी आप सूत्र का निगमन कर सकते हैं, लेकिन सूत्र बिल्कुल यही आएगा, एफ बराबर r/2। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यू भी एफ में क्या संबंध होता है। यू भी एफ, यू क्या है, भी क्या है और एफ क्या है। यू भी एफ में संबंध, यू भी और एफ में संबंध, यू भी एफ में संबंध क्या होता है? यू है क्या? तो किसी गोली दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको यू से दिखाते हैं। किसी गोली दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको भी से दिखाते हैं, और किसी गोली दर्पण के ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है, अर्थात जो फोकस दूरी होती है, उसे हम एफ से दिखाते हैं। और तीनों में क्या संबंध होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह क्या है? यू भी एफ में संबंध है। तो यही संबंध अवतल दर्पण के लिए भी होता है और यही संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, लेकिन आपको निगमन नहीं पढ़ना है, केवल आपको फार्मूला पढ़ना है और इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो आप केवल फार्मूला याद रखिएगा कि यू भी एफ में संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यू क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। भी क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है? दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, अर्थात फोकस दूरी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो रेखीय आवर्धन को हम लोग दिखाते हैं यम से। रेखीय आवर्धन को हम लोग किससे दिखाते हैं भाई? यम से दिखाते हैं। और यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश मान लीजिए, वस्तु की लंबाई को h मान लीजिए, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई को I मान लीजिए, वस्तु की लंबाई को O मान लीजिए। तो रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? तो किसी दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटा में वस्तु की लंबाई, और इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, उसके लिए यम का मान पॉजिटिव होता है, याद रखना है। सीधे प्रतिबिंब के लिए यम का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसके लिए यम का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। तो आपको याद रखना है कि जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो यम का मान पॉजिटिव,
और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो यम का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। और कुछ आवर्धन के बारे में एक बात और जान जाते हैं हम लोग। जब यम का मान 1 के बराबर हो तो उस दशा में वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। वस्तु की लंबाई बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई। यदि 1 से बड़ा आएगा, यम का मान 1 से बड़ा आ गया तो जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब जो है वह बड़ा होगा किससे, वस्तु से। वहीं यम का मान 1 से छोटा आ गया तो जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से, वस्तु की लंबाई से छोटा आएगा। तो ये 3 बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि यम का मान 1 के बराबर होगा तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। यम का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब का जो लंबाई होगा वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी। और यम का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम होगी, छोटी होगी। अब हम इसके लिए आवर्धन के लिए सूत्र निकाल लेते हैं कि आवर्धन के लिए सूत्र होगा क्या। आवर्धन के लिए सूत्र, चलिए अब हम लोग सूत्र का निगमन करते हैं कि आवर्धन के लिए सूत्र क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक दर्पण लेते हैं और वो भी हमने लिया अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये आपकी वस्तु हो गई। ये फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है। ये ए बी है, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। ये दर्पण हम मान लेते हैं M1 है, M2 है, ये R मैं मान लेता हूँ। चलिए अब मैं त्रिभुज लेता हूँ। इसमें जो लिखने वाला बात है आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, M1 M2 अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश है, बी डैश है। इस दर्पण की फोकस है F, ध्रुव है P और वक्रता केंद्र है C। ए बी आपतित किरण है, ए आर आपतित किरण है और R इसको मैं D मान लेता हूँ। RD जो है वो परावर्तित किरण है। तो ये आप तमाम बातें लिख सकते हैं। अब हम लोग सूत्र का निगमन करते हैं। चलिए देख लीजिए। एक बात बताइए, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना। इस कोण को आप क्या कहेंगे, कोण ए पी ए डैश, ये C कह लीजिए, ए पी सी बराबर होगा कोण, इस कोण को क्या कहेंगे, सी पी ए डैश। सी पी ए डैश क्यों बराबर होगा भाई, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। अब एक बात बताइए, यह वाला कोण क्या है, 90 अंश का है ना। तो कोण ए बी पी बराबर होगा, यह वाला कोण देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये अच्छा पी कह लीजिए, कोण ए डैश बी डैश पी। देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये बड़ा वाला ये, और मैं ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। इन दोनों की मैं तुलना कर रहा हूँ।
तो यह 90 अंश है, यह 90 अंश है, यह दोनों कोण बराबर होगा, समकोण। तो जब दो कोण बराबर होता है ना तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन? त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP, ठीक है, और A', B', और त्रिभुज A', B', का होंगे समकोणिक होंगे। समकोणिक का मतलब इनके तीनों कोण बराबर होंगे, और जब तीनों कोण बराबर होंगे तो समरूप होंगे, समरूपकता के नियम से। समरूप त्रिभुजों के नियम से। समरूप त्रिभुजों का नियम क्या होता है भाई? समरूप त्रिभुजों का नियम होता है, समकोणिक त्रिभुजों का नियम होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या है भाई? A', B' बटा में AB। देखिए इसके संगत ये है, बराबर क्या है? PB' बटा में PB। अब जरा निकाल लीजिए, A', B' क्या है? A', B' प्रतिबिंब की लंबाई है ना, H'। AB का है भाई वस्तु की लंबाई है। चलिए अब एक बात हम बताते हैं, PB क्या है भाई? PB क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। किससे दिखाते हैं? ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं। उसके बाद है आपका PB' है, ऊपर आपका PB' है। तो देख लीजिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे? V से दिखाएंगे। और PB है ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो इसको हम किससे दिखाएंगे? U से दिखाएंगे। अब एक बात बताइए, ये देखिए प्रतिबिंब ऊपर है तो ये प्लस लेंगे, लेकिन वस्तु ऊपर है तो प्लस लेंगे, प्रतिबिंब नीचे है तो माइनस लेंगे, वस्तु भी बाईं तरफ है तो माइनस लेंगे, प्रतिबिंब भी बाईं तरफ है तो क्या लेंगे? माइनस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। H' बटा में H बराबर, ये माइनस इधर चला जाएगा, -V/U। तो H' बटा में H है क्या है? आवर्धन है भाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई है, तो यह हो जाएगा m बराबर H' बटा में H बराबर -V/U। और यही फार्मूला हो जाएगा रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो आपने पढ़ा रेखीय आवर्धन का सूत्र, आपने पढ़ा दर्पण का सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध पढ़ा है आपने वक्रता, त्रिज्या और फोकस में संबंध पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा, और हाँ, अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप जितने भी सूत्र हैं, फार्मूले हैं, याद करके रखिएगा, ताकि जब भी अगले वीडियो में हम आएँ आपको न्यूमेरिकल्स समझाने में आसानी हो। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप इतना शेयर करें, इतना सब्सक्राइब करें, और तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और हमारा जो भी वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, और जो भी दिक्कत होती है कमेंट करके हमें बताएं। और हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर भेजें, ज़रूर शेयर करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।